वो रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, सबको विजिबल है ना स्क्रीन तो? तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओमिक पढ़ा था, नॉन ओमिक कंडक्टर पढ़े थे, उनके बेस पे जितने क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर दिए। ठीक है, चलिए अगर मैं आर की बात करता हूँ, आर इक्वल टू वी वाई आई पढ़ा था हमने, वोल्टेज अपॉन करंट, और साथ में ये कहा था कि वोल्टेज और करंट पर आर निर्भर नहीं करता। ठीक है, और दूसरा हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं आर के लिए, आर इक्वल टू, अगर कोई कंडक्टर दे रखा है, अगर मैं आर इसके लिए ऑफ अ कंडक्टर, कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, उसके पास कितना होगा आपका रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि आपके पास, लेट सपोज ये कोई कंडक्टर था और जिसकी लेंथ कितनी है, एल लंबाई थी। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर था, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था और इसकी लेंथ एल है, तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपके पास आर इक्वल टू रू एल अपॉन ई। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या क्वेश्चन इसके बेस पे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। और जहां पर एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो चालक है उसकी लंबाई है, और रो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ, रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी ऑफ जो भी मेटल लिया है या फिर कंडक्टर लिया है। ठीक है, कंडक्टर। और तीसरा चीज है आपके पास ए है एरिया ऑफ, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन क्या है, ये वाला एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो आप यहां से जानते हैं रो जो होता है आपके पास वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे आपके पास, लॉरेंस ड्यूडन, उन्होंने क्या बताया था कि कोई अगर कोई तार है, उस पर अगर हमने बैटरी लगा दी, कोई कंडक्टर है उस पर अगर हमने बैटरी लगा दी तो क्या होगा, क्या होता है, तो उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही रेजिस्टेंस आया था, और साथ में उन्होंने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी। तो हम तीन टाइप की फॉर्मूले लिख लेंगे रेजिस्टेंस के लिए, तो हेडिंग लगा सकते हैं आप, लॉरेंस ड्यूड मॉडल, लॉरेंस ड्यूड मॉडल। ठीक है, ड्यूड मॉडल, ये लॉरेंस ड्यूड मॉडल आपके पास क्या है, जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं यानी हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं एमएससी में, तो स्पेसिफिक हीट के ऊपर भी इन्होंने अपना एक क्लासिकल मॉडल दिया था। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि जब क्या करते हैं आप, कोई कंडक्टर है आपके पास, उसको जब आप क्या करते हैं, ठीक है, उसको जब आप क्या करते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन है जो इधर मूव कर रहा था, इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन के मोशन से, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही रेजिस्टेंस आएगा। अब कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी इन्होंने, अगर याद नहीं रहेगा तो ध्यान रख, क्या करोगे, क्या है, अब मैं दो चीज बताता हूँ आपको रेजिस्टेंस कैसे। अभी अगर आपको मैं यहाँ वी बाई आई वाले फॉर्मूले से रखता हूँ,
ठीक है। अब जो वीडी था, कल हमने दो चीज पढ़ाई थी आपको कि वीडी क्या होता है आपके पास। हमने कहा था ए अपॉन ए टाउ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहा था हमने। इसके जगह ए की जगह हमने फॉर्मूला रख दिया था ई, क्या हो जाएगा ए ई, यही तो रखा था, डिवाइड बाय एम टाउ, यही तो रखा था। और साथ में कहा था हमने कि अगर मैं ई की वैल्यू रख दूं कितना, अगर मैं वी की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, अगर मैं v की वैल्यू पुट कर दूं तो v इक्वल टू ई डॉट एल, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी थी एल, ये कल भी पढ़ा चुका हूं मैं, तो यहाँ पर e की जगह मैं रख दूंगा तो अपने आप से वैल्यू आ जाएगी ई वी बाय एम एल, और इसके साथ क्या आ जाएगा टाउ, और नीचे क्या करंट, तो कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी एक काम करिए इसको, मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप लोग, इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो r है आपके पास वो कितना है, r है वी बाई आई। मैंने कल कहा था कि i कितना याद रहेगा आपको, v ना याद रहेगा सबको, ठीक है। तो v ना था, v ना, a इज ए ड्रिफ्ट, तो एक v vd की जगह कितना था, अभी अभी पढ़ा हमने e a टाउ बाई m। अब यहाँ पर रखा था v इक्वल टू ई डॉट एल, वी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा v बाई एम एल टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए, ये कितना आ जाएगा v अपॉन, अब वी डी की जगह वैल्यू रखेंगे कितना, ई वी टाउ बाई एम एल, वी से वी कैंसिल हो गया, तो आर का फॉर्मूला कितना आ गया आपके पास, एम एल, अब देखो यहाँ पे एम एल, अब यहाँ पे कितना है एम एल, ये कितना रहेगा ई टाउ बच गया, ए भी तो था, ए भी तो था इसके साथ ई एन ए, यहाँ पे बन जाएगा ई स्क्वायर एन ए। तो जो आर बना आपके पास बेसिकली वो कितना हो गया एम एल, नहीं समझ आया कैसे, इसकी जगह रखी ना इतनी वैल्यू, तो बाकी ये वाला टर्म तो बच गया था, ये रह गया यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो एम एल देखिए, ये तो ये क्या, ये एम एल ऊपर चले जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा, एक ई है, एक ई है, एन ये है, तो मैंने लिख दिया एन ई स्क्वायर, एक ई ये है, एक ई है, ए आपके पास सिंगल है ए, देन टाउ, टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम, तो ये भी क्या है आपके पास एक फॉर्मूला है इसका रेजिस्टेंस का, सर ठीक है, सही है, कोई गलती है, हम्म। तो अगर मास पे डिपेंडेंसी पूछी जाए आपके पास तो आपके पास याद है, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इतना करना नहीं है, उस टाइम पे याद रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा, एमएल याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपके पास है रजिस्टिविटी, जिसको आपने कहा है रो, या इसको कई बार बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी बोला जाता है। तो अभी 2 फ़ॉर्मूले पढ़े थे आपने, क्या-क्या पढ़ा था? अब मैं एक बार लिख रहा हूँ ताकि याद रहेगा आपको। कैसे याद रहेगा? एमएल तो आएगा ही ऊपर, एक था एन, एक था ई, एक था ए, एक था टाउ, सिंपल सा। अगर मैं इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके लिखूँ कि मैं टाउ को पहले लिख दूँ और ए बाद में लिख दूँ। तो इस जो ये टर्म आता है ना ये वाला, ये ये क्या है? यही रो है आपका। क्यों? कैसे पता चला आपको ये? क्योंकि आपने पढ़ा था ना रो इक्वल टू कितना आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। कंपैरिजन करो, ये 1 है, ये 2 है। कंपेयर करो दोनों को, तो रो की वैल्यू निकल आई आपके पास कितना? तो एक की वैल्यू याद रह जाएगी तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। एम इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो ये रजिस्टर रो है, इसको क्या बोलेंगे? रजिस्टिविटी। रो तो रजिस्टिविटी है, लिख लेते हैं। एन इज क्या है? एन क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा है टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तीसरा है रो इज क्या है? रजिस्टिविटी। अच्छा, ये रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या है? जो कि डिपेंड करता है मटेरियल मटेरियल पे। डिपेंड्स ऑन मटेरियल कौन सा है और दूसरा टेम्परेचर कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कभी आपने देखा होगा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोनों कब इक्वल आएंगे, अगर क्या हो एल की वैल्यू भी 1 हो और एरिया भी 1 हो, तो जो आर है वही क्या बन जाता है? रो बन जाता है। तो आप क्या बोलते हो? रजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ, और क्या हो जाएगा? यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। यानी रजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस है ऐसे वायर की जिसकी यूनिट लेंथ यूनिट हो और एरिया भी 1 हो। तो उस केस में क्या होते हैं? दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया इतना? अगर इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए बताइए, इंग्लिश में पढ़िए। नाइक्रोम वायर इज अ लॉन्ग 1 मीटर millimeter square cross sectional area when connected to potential difference 2 volt, a current in the wire 2 volt, and potential difference 2 volt, a current 4 ampere in the wire, the resistivity of nichrome। ये TGT 2004 का क्वेश्चन है, कोई ट्राई करना चाहेगा? सबसे पहले तो रजिस्टिविटी क्या होती है तो आपको पता है कि अब देखो बेसिक जितना आता है आपको वो इम्प्लीमेंट करना है कि कितना मेरे को बेसिक आता है। तो आपने कहा कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए तो दे रखा है आपके पास और एल भी दे रखा है, एल दे रखा है 1 मीटर और ए दे रखा है आपके पास 1 mm²। कह रहे हैं कि रो अब अगर पता चल जाए तो सॉरी आर अगर पता चल जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा? रो निकल जाएगा यहाँ से। लेकिन आर का फॉर्मूला पढ़ा हमने, आर इक्वल टू वी बाई आई, क्योंकि ये दे रखा है आपके पास वोल्टेज, ये दे रखा है 2 और ये कितना 4, 1/2। तो यहाँ पर 1/2 इक्वल टू कितना जगह रो और ये कितना जगह 1/1 mm। mm का मतलब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा mm? करिए इसको सॉल्व करिए, किसका आंसर आ रहा है?
हम्म, एक मिलीमीटर है ना, एम एम है, ये तो मीटर स्क्वायर है ना, एम मतलब क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा मिली में, कितना हो जाएगा। तो अगर ए को लिख रहा हूं मैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कितना, कितना आपके पास, एक एम एम स्क्वायर है, तो ये कितना लगा, एक कितना हो जाएगा मिली 10 टू दी पावर मिड 6 मीटर इसको, यहाँ रख दीजिए 1/2 रो, और ये कितना है 1 अपॉन कितना 10 टू दी पावर -6, तो इसको उधर लेके जाइए, तो कितना रहेगा 0.5 10 टू दी पावर -6 यानी रो, क्योंकि क्या हुआ यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 1/2 कितना, 1/2 0.5 ही होता है। अब अगर मैं इसको 5 लिखूं, 5 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा ऊपर, जैसे मैं इधर की ओर जा रहा हूँ एक पावर नेगेटिव में ऊपर जन, इतना ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, 5 10 टू दी पावर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आप सब लोगों का डी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए और भी क्वेश्चन है ऐसे, ये तो करवा दिया था हमने, ये भी करवा दिया था कल, ये भी करवा दिया, ये नहीं हुआ था। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। चलिए दोनों क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि दोनों अच्छे क्वेश्चन है। क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लीजिए। एक बार ट्राई करना चाहेंगे या मैं बताऊँ। चलिए क्या कहा कि द एनर्जी विच इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक वोल्ट के विभवांतर से द्वारा त्वरित होने पर कितनी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त होगी। एनर्जी गेन का कल क्वेश्चन करवाया था हमने, वही है वो आपके पास। आई थिंक एनर्जी गेन जिनको नहीं पता तो फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ, हमने पढ़ाया था एनर्जी गेन का फॉर्मूला, क्वेश्चन करवाया था नहीं करवाया था, रहते हैं एनर्जी गेन का फॉर्मूला। तो ये किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल टू क्यू वी के इक्वल होता है। चलिए अब सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा। तो आपसे एनर्जी गेन पूछा है तो सिंपल सा कर दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यू बी लिख दोगे। एनर्जी जो है यहाँ पर कितना हो जाए, क्यू बी, क्यू तो इलेक्ट्रॉन है, ई भी लिख दूं मैं, ई कितना होता है 1.6 10 टू दी पावर -19, और वी कितना दे रखा है आपके पास, 1 वोल्ट दे रखा है, हाँ? कितना दे रखा है, 1 वोल्ट दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, किसी का है बी ऑप्शन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, क्योंकि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, 1.6 10 टू दी पावर -, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर है। चलिए इसको बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी एक्सप्रेस एज, मोबिलिटी बताया था मैंने, अब कैसे याद रहेगा मान लीजिए, मैंने कहा था कि आप किसी रास्ते या किसी मीडियम में चल रहे हैं, ड्राइव क्या है, आप ग्राउंड में चल रहे हैं, घर में चल रहे हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रॉन इधर था, इस पर अपोजिट एक वेलोसिटी लगती है, तो आपने कहा था वी डी अपॉन ई, सबने कहा था हाँ जी समझ आया। अब वी डी है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, और ये है ई, ई क्या होता है, ई जानते हैं आप कितना होता है, ई इक्वल टू कितना होता है, वी इक्वल टू ई डॉट डी होता है, यानी ई इक्वल टू वी बाई डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए म्यू इक्वल टू, ऊपर आ गया मीटर पर सेकेंड, नीचे आ जाएगा आपके पास बोल्ट, और बोल्ट अपॉन डी मीटर, तो ऊपर बन गया मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या बन गए बोल्ट सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन है, मीटर स्क्वायर बोल्ट सेकेंड, ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आसान से आसान क्वेश्चन आप वो बनेंगे अगर आप कंसेप्ट आपको क्लियर है। चलिए
कुछ हम उसके क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाए आपके पास। किसके क्वेश्चन? लेंथ और उसके बता, चलिए करा देता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर ये आया तो यही आएगा। लिख लो इस क्वेश्चन, अगर इसके बेस पे क्वेश्चन आया तो यही आएगा। इंपॉर्टेंट, अगर इसके बेस पे क्वेश्चन आया तो यही आएगा। कह रहे हैं कि मैं कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अ वायर, एक कोई तार है, ऑफ रेजिस्टेंस आर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आर है, इज स्ट्रेच स्ट्रेच टू डबल, इसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। इट्स लेंथ फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू रेजिस्टेंस हिंदी वालों को भी बता देता हूं मैं कि अगर कोई तार है, उसको खींचकर डबल कर दिया गया, मतलब जितनी भी थी पहले, मान लीजिए एल, पहले एल लंबाई की कोई तार थी, उसको खींचकर क्या कर दिया गया, 2L कर दिया गया, तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। आर इक्वल टू आर डैश इक्वल टू 2R। 2R, बहुत बड़े आप लोग, सारे इंटेलिजेंट हैं। न्यू रेजिस्टेंस से डबल प्रीवियस रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा। अब देखो सॉल्यूशन कराते हैं, फिर मैं शॉर्टकट भी आपको इसके सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन क्यों कहा मैंने कि अगर इसके बेस पे आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, सेम डे। क्यों, रीजन है। लेट सपोज पहले इनिशियल कहानी ये थी कि एक वायर है आपके पास, अगर आप इसको क्या कर देते हैं, एल लेंथ है, इसका एरिया कितना है, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो ध्यान रखोगे, अगर मैं क्या कहूं कि आपके पास, आपने पढ़ा कि जो आर है वो क्या होता है, रो इक्वल टू एल बाई ए, यही होता है, ठीक है। और आप चीज ये चीज देखिए कि कोई अगर आपके पास क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आटा सब गूंथते हैं। तो मान लीजिए आपने आटे का कुछ ऐसा बनाया था, जैसे आप उसको छोटा और दूर तक खींचोगे ना, ये आधा हो जाएगा एरिया। क्या हो जाएगा, आधा। इसकी लेंथ दुगुनी जिस टाइम पर हो गई लेंथ, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो जाएगा। क्यों, आप बोलोगे क्यों और कैसे हुआ, तो आपको मैं प्रूफ देता हूँ इस बात का। इस बात का क्वेश्चन से नहीं है अभी लेना देना, मैं प्रूफ करवा रहा हूँ आपके पास कि आधा कैसे हुआ। देखो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, मतलब आपने मान लीजिए कोई भी एक जितना भी एक वायर लिया या आटा लिया, उसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, वॉल्यूम तो नहीं चेंज होता, क्योंकि लेंथ इनटू एरिया ही तो होगा। अगर एक कम हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है, ये तो वॉल्यूम है। तो मैंने कहा कि अगर एरिया पहले वाले का मान लीजिए कितना था, एरिया मान लीजिए पहले वाले का वॉल्यूम अगर फिक्स है, तो आपने कहा पहले वाले का वॉल्यूम V1 था और दूसरे वाले का वॉल्यूम V2 है, पर दोनों इक्वल होंगे, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आपने कहा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया, मतलब A1 उस वायर का, लेंथ क्या हो जाएगी उस वायर की, L1, वैसे ही A2 और L2। तो आपने कहा कि एरिया ए है फर्स्ट वायर का, लेंथ कितनी है, एल है। अब कह रहे हैं एरिया बताइए सेकंड वायर का जब उसकी लेंथ आधी हो जाती है, तो आपने एल से एल कैंसिल कर दिया, अरे सॉरी आधी नहीं, लेंथ तो दुगनी हो गई थी ना, लेंथ कितनी हो गई, दुगनी हो गई। तो यहां से एरिया जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास, A/2। तो अब आपको समझ आ गया कि हाँ, एरिया आधा हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से अगर रेजिस्टेंस पूछा है तो ये कितना रहेगा आपके पास, अगर इसकी लेंथ 2L हुई है तो इसका एरिया कितना हुआ है,
अब देखो यहाँ पे, अब ये पहले वाले की थी, दूसरे वाले के कंडीशन में देखिए, रो तो वही रहेगी, क्यों रहेगा रो, क्योंकि हमने कहा या तो मटेरियल पे डिपेंड करता है या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अब रजिस्टिविटी वही रहेगी, ये किस पर डिपेंड करता है, या तो मटेरियल ही चेंज हुआ कि ये वायर कुछ और थी, ये कुछ और थी, तो उनकी रजिस्टिविटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। एल कितना हुआ 2L, एरिया कितना हो गया आधा। तो अब जो न्यू रेजिस्टेंस आया आपके पास, ठीक है, वो कितना है न्यू रेजिस्टेंस, रो, ये कितना रहेगा L/A 4। तो इतना क्या है आपके पास, ये ऑलरेडी 1 से देखा आपने, तो R डैश जो आया आपके पास वो आया 4R, कितना है 4R। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टी ऑप्शन। इसीलिए कहा था मैंने जो ये क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। ठीक है, तो दो चीज मैं यहां से बता देता हूं। ठीक है, अगर कभी भी, ठीक है, शॉर्टकट दो, चलिए नेक्स्ट पेज में मैं आपको दो शॉर्टकट बता रहा हूँ, नोट करके। अगर आपके पास कभी भी, पहला शॉर्टकट ये है कि अगर दिया है व्हेन चेंज इन लेंथ, अगर चेंज इन लेंथ दिया है, ये बन दिया, तो आर क्या हो जाएगा, आर डैश अपॉन आर इक्वल टू कितना जाएगा, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर पीछे देखो, लेंथ कितनी थी आपकी, आर डैश अपॉन, लेंथ कितनी इंक्रीज हुई नई वाले की, 2L, और इनिशियल में कितनी थी, एल का होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा 4। इसीलिए आर डैश इक्वल टू कितना था, 4 आया प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये एक शॉर्टकट है कि जब भी अगर लेंथ गिवन होगी तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते। सेकेंड, व्हेन चेंज इन रेडियस, व्हेन चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस इज गिवन, हो सकता है रेडियस दिया, अब आप बोलोगे रेडियस क्या है, अरे ये ऐसा दिया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो जो आर अपॉन आर डैश है आपके पास कितना हो जाएगा, आर अपॉन आर डैश की पावर 4। ठीक है, इससे क्या पता चला आपको कि अगर आपके पास कभी ऐसा हो, और इसमें ऐड कर देता हूं मैं कुछ चीजें, कि अगर आपके पास ए चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, पर वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a² होगा। ठीक है, ठीक है, एक आधा और क्वेश्चन करवा देते हैं आपको इस बेस पे। मैं ऐड नहीं कर पाया, आपके पास काफी सारे क्वेश्चन है, इस पे देख लेना, जो भी डाउट होगा क्वेश्चन में पूछ लेना, एक आध आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन और। कह रहे हैं, क्वेश्चन में बना देता हूँ, लैंग्वेज कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ मान लीजिए 10 मीटर है, और रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टिविटी रो। इसको, यह रुक जाइए, इसको ये अच्छा, ये तो सही में क्वेश्चन बनेगा लास्ट जैसा। तो एक काम करिए, क्वेश्चन लिखिए, अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल,
किसी मटेरियल की बनी हुई, एक वायर है जो किसी मटेरियल की बनी हुई है, इज स्ट्रेच स्लोली। इसने कहा कि उसको आराम से खींचा गया बाय 10%, 10% खींचा गया। इट्स न्यू रेजिस्टेंस के बाद, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड, इसने एक और चीज बोल दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब याद करो मैंने किसको स्पेसिफिक कहा था, रेजिस्टिविटी को मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा था, बिकम्स, क्या होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है, मान लीजिए अब परसेंट का जब भी कहानी आएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे आप। मान लीजिए कोई वायर थी जो 100 मीटर की थी और इसके पास रेजिस्टेंस आर और रेजिस्टिविटी रो थी। कह रहे हैं कि इसको क्या कर दिया गया, इसी मटेरियल को 10% खींचा गया, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। रेजिस्टेंस बताइए इसके पास और रेजिस्टिविटी बताइए। तो आपको पता है जब मटेरियल ये भी सेम मटेरियल है, ये भी सेम मटेरियल है, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, 121%। अब मैंने क्या कहा कि जब भी लेंथ में चेंज दिया हो तो आर डैश अपॉन आर इक्वल टू एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। और ये है आपके पास एल डैश कितना हो गया 110 और एल कितना हो गया 100 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, तो 10 कितना हो जाएगा आपके पास, याद आएगा आपके पास 121 और 10 का कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो के बाद लगाइए यानी 1.21। तो आर डैश कितना हो गया 1.21 आर हो गया और दूसरा जो रो हो गया वो क्या हो गया, सेम हो गया। क्यों, क्योंकि मटेरियल सेम है ना, टेम्परेचर चेंज हुआ ना मटेरियल। ठीक है, तो ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप देख लेना, जिनमें डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, और ये तो ठीक है इस फॉर्म में पूछा गया। अगर मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आप लोगों ने एरर एनालिसिस पढ़ा है मैथ्स में, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा होगा तो एरर एनालिसिस भी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो ये जरूर पढ़ा होगा। मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें आप लोगों ने सबसे आखिरी पढ़ा होगा पॉइजन। ठीक है, उससे पहले क्या आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़े होंगे आप लोगों ने, पढ़े। इससे पहले भी एरर एनालिसिस आता है, एक टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ना ताकि आपको क्लियर रहेगा वो। ठीक है, अगर आपसे सिमिलर क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं, बस एरर एनालिसिस लगा लेना विद इन सेकंड में। एक वायर है, वायर है, इफ अ वायर स्ट्रेच इंक्रीजेस इट्स लेंथ बाय 1%, अगर किसी वायर को खींचकर कितना, पहले कितना किया था 10%, चलिए अब की बार हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%, फाइन change in the resistance। ठीक है, और ऑप्शन क्या दे दिए गए हैं इसके बाद, जैसे किसने, तुषार जी ने भेजा है कि परसेंट में आया था। चलिए चलिए अब बताइए तुषार जी कितना परसेंट आएगा, 2%, डी ऑप्शन लगा लीजिए 1.25%। चलिए
हिंदी वालों को बता देता हूँ, एक वायर को खींचकर 1% खींचा जाता है, तो बताइए कि उसके रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा आपकी बात। लगा सकते हैं, दोनों भी लगा सकते हैं, पुराने वाले मेथड से भी कर सकते हैं, एक मैं नया मेथड भी बताऊंगा। दोनों मेथड करवा देता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग तब तक आंसर बताइए, मैं तब तक मेथड फर्स्ट। सिंपल सी कहानी है, जैसे पहले कहते थे कि ये वायर है, इसकी लेंथ मान लीजिए 100 है और रो है, और ये कोई दूसरी वायर है जिसका मान लीजिए इसको कितना कर दिया, 101 कर दिया गया, रजिस्टिविटी इसको रो रहेगी, रेजिस्टेंस मान लीजिए इसके पास आर डैश है। दोनों मेथड से करवा रहा हूँ। तो आपने ये तो पढ़ा था कि अगर किसी के लेंथ में चेंज होता है तो आर डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, 101 बाई डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए आपके कभी, चलिए मैं सॉल्यूशन सॉल्व करना ही बता देता हूँ आपको। क्या करना, 101 इंटू 101 ही तो ये, डिवाइड बाय ये 100 हो गया, एक दूसरा 100 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊं तो ऐसा लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 0.01, ये तो लिख सकता हूँ, सॉरी 1 पॉइंट, इसके ये देखो 2 पॉइंट के बाद दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, ठीक है। कर सकते हैं सर, तो करेंगे 100, यानी 1 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1.02। अब जो आर डैश आ गया वो कितना है, 1.02 आर। चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है, तो आप क्या करोगे, चेंज इन रेजिस्टेंस होगा आर डैश माइनस आर, कितना आ जाएगा, आर डैश है 1.02 आर माइनस कितना आर, तो कितना आ जाएगा, कितना 0.2 आर है। अब ये ऑलरेडी दे रखा है, कितना स्ट्रेच किया गया इसको, कितना किया गया, चेंज इन परसेंटेज में कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया चेंज इन। अब आपसे तो क्या पूछा है, परसेंट में पूछा, तो आप बोल दोगे चेंज इन रेजिस्टेंस बाय आर इक्वल टू कितना, 0.2। यही तो क्या, देखो यहाँ इसको डिवाइड में ले आया। अब इसको परसेंट में बदलना है तो आर डैश अपॉन आर, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी सॉरी 0.02 है, 02, यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई, 2%। एक मेथड तो ये है जो हमने पहले किया, आंसर सी आ जाएगा। अब एक बार देखो, विजुअलाइज कर लो कि कहाँ पर क्या है। अब मैं बताता हूँ, एरर एनालिसिस की बात करता हूँ। अगर हो गया तो मेथड सेकंड में बता देता हूँ आपको। मेथड सेकंड, अब देखो मेथड सेकंड क्या कहता है, जब भी आपके पास चेंज इन परसेंट पूछा है, परसेंट में कितना चेंज, तो आप यूज करो एरर एनालिसिस। पढ़ा आप लोगों ने एरर एनालिसिस, मैथ्स वाले, हाँ ना कर दीजिए। पढ़ते हो आप लोग, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते हैं? हम्म? पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? चलिए अभी बता देता हूँ क्या। आर, आपको ये समझ आया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ये तो हमने फॉर्मूले से ही पढ़ा। तो आपने कहा कि आर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे जब भी लेंथ चेंज हो रहा था, के एल स्क्वायर। अब यहां से जब भी आपके पास ऐसा आ जाए आर अपॉन आर, ये ऑलरेडी भी करवा चुका हूँ परसेंट, तो कितना आ जाएगा,
कि इसका तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, ये तो कांस्टेंट है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो लेंथ में कितना चेंज आ रखा है, 1% चेंज आया, तो कितना है, 2% आंसर। सर नहीं पढ़ा है। तो चलिए, एरर एनालिसिस जब भी पढ़ोगे आप तो ये वैलिड होता है जब स्मॉल परसेंट होती है, यानी 1% की बात होती है, 2% की बात होती है, 3% की, तब आप एरर क्यों नहीं पढ़ा हुआ, तो बहुत बार यूज करता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इसको आप लोग। चलिए पढ़ेंगे शायद में भी ना, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है वो सर ने भी, 12th का है तुमने। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे पहले आप एरर एनालिसिस पढ़ते हैं। एरर एनालिसिस में पढ़ते हैं आप रिलेटिव एनालिसिस, परसेंटेज एनालिसिस। चलिए, वो कितनी कहानी अगर होगी तो आगे चलते हैं। तो कितने विद इन सेकंड में सॉल्व हो गए। जब भी पावर होता है तो एरर एनालिसिस क्या करता है, उसको आगे लेके आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दोनों लिख देते हैं हम लोग। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो तीन कैटेगरी आपके पास क्या क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, कुचालक है, सुचालक है, और अर्धचालक है जिसको बोला गया सेमीकंडक्टर। इसके अलावा एक एलॉय भी है भाई, मिक्सचर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दो चीज का मिक्सचर हो सकता है। तो अगर जब भी आपके पास कंडक्टर आए तो इनमें एक होता है अल्फा। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, इन दोनों में जो अल्फा होता है वो होता है नेगेटिव, किसमें, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, और इसमें होता है पॉजिटिव। तो रजिस्टिविटी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसकी रजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी घटती है, तो रजिस्टिविटी क्या करती है, बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि रजिस्टिविटी बढ़ती है, सॉरी कंडक्टिविटी बढ़ती है, रजिस्टिविटी घटती है। इसमें भी सेम होगा, रजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, और कंडक्टिविटी बढ़ती है, रजिस्टिविटी घटती है, किसमें, इंसुलेटर में। अब ये अल्फा है, इसको बोलते हैं अल्फा, क्या आपके पास पढ़ा होगा हमने अल्फा आपके पास, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट, रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आपको कि है क्या एक्चुअल में। तो लिख देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर क्या बोल सकते हैं, और रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये इसको अल्फा से दिखाते हैं। ठीक है, यही अल्फा है। ठीक है, यही अल्फा है। तो अगर कभी आपके पास कोई टेम्परेचर दे रखा है, वो T1 से क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा है। T1 में मान लीजिए उसके बाद रेजिस्टेंस R0 था, जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या बन गया आपके पास, T फाइनल बन गया। ठीक है, तो आप बोल देते हो कि जो रेजिस्टेंस है फाइनल वाला वो होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियल में कितना था, बाद में कितना था। वैसे ही अगर रजिस्टिविटी की बात की जाए तो रो फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इनिशियल में कितनी रजिस्टिविटी थी, प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, यानी डेल्टा टी क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल।
अल्फा तो आपके पास ये टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप बोलना चाहोगे कि इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल से समझाता हूँ। इसका एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस था वो मान लीजिए 40 ओम है, और टेम्परेचर मान लीजिए 80 हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मान लीजिए 120 ओम आ गया इसका टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि आपके पास क्या एक कंडक्टर है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री था, उस टाइम रेजिस्टेंस कितना था, 100 था, सॉरी 40 था, और जब आपके पास टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टेंस इतना है। तो बताइए फाइंड फाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड अल्फा। चलिए, तो सिंपल है, आप एकदम जानते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस बोला है तो आर एफ इक्वल टू आर नोट कितना होता है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही तो था। आर एफ दे रखा है 120, आर इनिशियल दे रखा 80, 1 प्लस अल्फा तो निकालना है, ये कितना था, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 0 से 0 का आंसर, तो यहाँ आ जाएगा 12, यानी 3 और 2, 1 प्लस अल्फा। अभी कितना है, फाइनल कितना है, 80 माइनस 0, यहाँ से करिए कितना हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 80। यहाँ से कर दोगे 80 अल्फा इक्वल टू कितना, 3/2 माइनस 1, यानी 1/2, अल्फा इक्वल टू 1/60। आंसर आ गया, कितना आंसर, 1/40। 1/40 कैसे आ जाएगा? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ मिस्टेक, यहाँ 80 नहीं, इनिशियल में कितना है, 40 ओम, ये 40 ओम, तो इधर 3 बचेगा ओनली, 2 नहीं बचेगा। तो कितना है, 80 अल्फा 3 माइनस 1, अल्फा इक्वल टू 2/80, 1/40, सही है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास आसान से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप क्लियर है। तो नेक्स्ट है आपके पास कंडक्टिविटी, बार बार लिख रहा हूं मैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा होती है, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रो, ठीक है। यानी सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है। रो तो जानते हैं आप, रेजिस्टिविटी। और एक बार क्वेश्चन क्या आया था कि इनका प्रोडक्ट कितना होता है, तो सिग्मा डॉट रो इक्वल टू 1, ठीक है। इनका प्रोडक्ट लिख लो, क्वेश्चन आया था, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल है, ये क्वेश्चन कांस्टेंट के इक्वल है, के इक्वल होता है, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल होता है प्रोडक्ट, ठीक है। ये आया था, लिख लो कहीं पर इसको, ये क्वेश्चन में आया था ऐसा, ठीक है। चलिए, अब इसकी यूनिट जानते हैं आप कितना होता है, यूनिट बता दो मुझे, ठीक है। तो मैं यूनिट क्या हो जाएगी, अब एक चीज बताइए, आर इक्वल टू कितना होता था, रो एल बाई ए। अगर रो कहूं मैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर ए बाई एल, ये क्या हो जाएगा, ओम आ जाएगा, ओम ऊपर आ जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन, ये कितना हो जाएगा, मीटर, एक कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, ओम मीटर, बस, ठीक है। तो रजिस इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा वो कितनी है, वो आ जाएगी ओम -1 और मीटर, क्योंकि 1/में है ना, ये तो रजिस्टिविटी की है। जब मैं यहाँ पे रखूंगा इसको तो कितना आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं,
ओम इनवर्स, या इसको बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं और करके भी बोल देते हैं, MHO इनवर्स और मीटर इनवर्स। सॉरी, उल्टा ना, अब इनवर्स नहीं लगेगा, अब इनवर्स इसके ऊपर से हट जाएगा अगर MHO लिखा गया। और इसका एक और नाम बोला जाता है जिसको बोलते हैं, MHO को बोलते हैं सीमेन, सीमेन, सीमेन और मीटर इनवर्स, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आपका कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब एक और चीज है कंडक्टेंस। आपकी बार कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस, इसको दिखाते हैं जी से। जी होता है आपके पास 1/r के इक्वल, ये होता है कंडक्टेंस। और इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो होता है ओम इनवर्स, और इसको बोलते हैं MHO और सीमेन। ठीक है, सीमेन। ठीक है, चलिए आज के लिए रखते इतना, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी इसको फिर हम रेजिस्टेंस के बेस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, और उसके साथ साथ फिर हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे कल, और कल इवनिंग में क्लास होगी। ठीक है, कल आफ्टरनून में क्लास नहीं होगी।